मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 9 सेम में यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड आई एम डूइंग इंट्रो ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट अभी स्टार्ट नहीं किया, मेरे को अभी 3 यूनिट, देयर आर 5 यूनिट्स इन सेक्शन डी। मैंने अभी कोई भी यूनिट स्टार्ट नहीं किया यार। पहले आपको बेसिक बातें तो बता दूं, बेसिक लॉजिक्स तो बता दूं, बेसिक कंसेप्ट तो बता दूं, तभी तो आपको मैं ओवरहेड कॉस्टिंग, तभी देन ओनली आई कैन टेल यू वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये कब? बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, तब आप वो कर पाओगे बेटे। वो तो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। तो मैं आज एक नया लेक्चर आपके सामने लेकर आया हुआ हूं और बड़े छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। टुडे इज लेक्चर नंबर 9। बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। आइए बेटे, अभी हॉक से, ग्लेम से, वायले से, किसी से भी नहीं देखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने अभी कहीं भी देखना नहीं है। आइए जी, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर 9 मैं भूपेश आनंद, स्पेसिफिकली आई एम फोकसिंग टूवर्ड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट। बेटे एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर डालेंगे, एक एक बात को लॉजिकली समझ डालेंगे। आप बस रजिस्टर ओपन करो और लिखते जाओ। आज के इस लेक्चर में I am doing classification of cost on the basis of management decision making, which I have started already in lecture number 8. मैंने लास्ट लेक्चर में मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज मैं कुछ और आगे लेके चलूंगा, आपको एक नई बात बताऊंगा, नई कॉस्ट बताऊंगा, विच विल बी हेल्पिंग टू अ डिसीजन मेकर। तो आप रजिस्टर ओपन करें, बिल्कुल बेटे कमर सीधी करके बैठना है और मेरी कहानी को ध्यान से सुनना है। आई एम डूइंग क्लासिफिकेशन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं इंट्रो लेक्चर कर रहा हूं, इस समय इंट्रो 9th में हूं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसिबिलिटी ऑलरेडी बता दिया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। मैं भूपेश आनंद आजकल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, बिकॉज यू विल बी बिकमिंग अ डिसीजन मेकर। आप आने वाले समय में डिसीजन मेकर बनोगे। एक बच्चा कहता है हम बन ही नहीं सकते। बेटे कैसी बात है, आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है यार। आप बड़े बड़े डिसीजंस लोगे दैट वेदर टू गो फॉर दिस मशीन और वेदर टू गो फॉर दिस मशीन। सपोजिंग यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ मारुति सुजुकी, यू हैव टू डिसाइड दैट विच कार इज टू बी प्रोड्यूस्ड, which is not to be produced, which is to be shut down, which factory is to be shut down, which is to be discontinued, which is to be continued, which product is to be produced, which is not to be produced, whether you should produce Exide battery, क्या आप Exide battery को भी बनाएं या Exide से परचेज कर लें, मेक और बाय। लाइफ में एज अ मैनेजमेंट डिसीजन, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको बड़ी सारी डिसीजंस लेनी पड़ेंगी और उन डिसीजंस को लेने के लिए आपके कंसेप्ट क्लैरिटी, कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया व्हाट आई मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय डिफरेंशियल कॉस्ट, है ना। तो आपको एंड आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ वेरिएबल कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट एंड हाउ डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट। आज भी कुछ और 2-3 नई कॉस्ट की बात बताऊंगा। आप बेटे लिखना छोड़ना मत, कसम होगी, और कमर सीधी करके बैठना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जितने ज्यादा चालाक बनोगे उतना विद्या का धन कम आएगा। आई कैन टेल यू दिस। आइए इन सभी बातों के साथ आई कैन टेल यू द पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो चलते रहते हैं ना, कछुए और खरगोश की कहानी सुनिए, जो चलते रहते हैं उन्हीं को सब कुछ मिलता है लाइफ में। आइए इन दिस टुडेज लेक्चर मैं थोड़ा सा दोबारा से बताऊंगा दैट हाउ मेनी डिसीजंस यू हैव टू टेक एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एज अ मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, एज अ फाइनेंस मैनेजर। यू हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ये आप हैं सर, ये मैं हूँ। हाँ बेटे ये आप हो, ये आप हो, ये आपके हाथ ऊपर हैं, देखो आप डांस कर रहे हो। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस, नेमली न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, मैकडॉनल्ड्स ने एक नया बर्गर प्रिपेयर किया है, उसकी कॉस्ट कितनी कैलकुलेट करें, हाउ वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट, हाउ मच इज अ मार्जिनल कॉस्ट, हाउ मच इज अ डिफरेंशियल कॉस्ट,
How much, how much is the opportunity cost, how much is the sunk cost, how much is relevant cost, how much is irrelevant cost, how much is imputed cost, how much is explicit cost, सब कुछ बताऊंगा यार, आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ. तो एज अ डिसीजन मेकर आपको न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करनी है. आई विल बी टॉकिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग, दैट इफ यू आर गेटिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर, a specific order, then how much is the price you should quote for that. Selection of best alternatives. आपके सामने बड़े सारे डिफरेंट alternatives हैं. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, छोले भटूरे इज ऑप्शन, पाव भाजी इज ऑप्शन, मसाला डोसा इज ऑप्शन, मोमोज इज ऑप्शन. यू चूज द बेस्ट ऑप्शन out of keeping into mind your pocket as well as your taste and how much hunger you are. It means आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हो. सिमिलरली इन द लाइफ, इन द फैक्ट्री, इन द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, as a manager, as a finance manager, you have to take so many decisions, taking real aspects in your mind. तो मैं भूपेश आनंद आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको डिसीजन मेकर, एज अ डिसीजन मेकर विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू. तो देखिए जी, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, मेक और बाय. मैंने अभी बताया मारुति सुजुकी एक्साइड बैटरी बाय करती है, बट यू आर अ फाइनेंस मैनेजर और मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ मारुति सुजुकी. अब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि जो बैटरीज आप खरीदते हो, जो टायर आप अपोलो टायर से बाय करते हो, आप कौन? आप मारुति. तो वेदर दैट बैटरीज शुड बी प्रोड्यूस इन योर मारुति, और वेदर दोज टायर्स शुड बी प्रोड्यूस इन योर ओन कंपनी, or whether you should buy it, you get it from Apollo, MRF, Dunlop, CEAT, or whether you buy the batteries from Exide or from any other manufacturer. So this is a decision which is named as make versus buy. बेटे इस तरह से हजारों तरह के डिसीजंस हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में लेने हैं. आपको उन डिसीजंस लेने के लिए ये सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए. इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट की बातें बताई, मैंने आपको डिफरेंशियल कॉस्ट की बातें बताई, मैं आज आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बातें बताऊंगा. बेटा दो कॉस्ट डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन एंजॉय, आप उसके एग्जांपल समझ पाओ. सारी कॉस्ट एक साथ बता दी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जान के मैंने लेक्चर्स अलग अलग प्रिपेयर किए. मेरा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है ना, कोई बात नहीं. आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक कॉस्ट को रख रहा हूं जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लाइफ में हम सबको बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, और जैसा हमें समझ आता है हम क्या करते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करते हैं. लेकिन जब हम बेस्ट को ऑप्ट करते हैं तो हमारे माइंड में कई बार ये आता है कि जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जो आप ऑप्ट कर रहे हो वो बेस्ट ही है, जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी. कई बार आपके माइंड में आता है कि अगर मैं ये ना करता और ये करता तो मुझे क्या बेनिफिट होता, या हाउ मच इज द लॉस बिकॉज ऑफ दैट, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच आई कुड हैव अर्न्ड. मैं इसको बड़ा सिंपल अक्षरों में, सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूं कि आप एक कोर्स ज्वाइन किया आपने. अब आप जॉब करते थे पहले, और जॉब करते थे तो यू आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ सैलरी, बस बिकॉज ऑफ दैट कोर्स आपने एक पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन किया, अमेरिकन कोर्स, यूरोपियन कोर्स, इंडियन कोर्स, फाइनेंस अकाउंट्स का कोर्स ज्वाइन किया. नाउ बिकॉज ऑफ दैट कोर्स, बिकॉज यू आर परसुइंग दैट डिग्री, आपको वो जॉब को छोड़ना पड़ा. बिकॉज आप उस जॉब को छोड़ोगे तो जो सैलरी आपको जब आप जॉब करते थे, जो सैलरी मिलती थी, दैट यू विल नॉट गेट नाउ. इट मीन्स नो डाउट आप जो करेंगे दैट इज द बेस्ट, आपको जो बेस्ट लग रहा है आप वही कर रहे हैं. इट मीन्स द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव लूज्ड, द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव लॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपने खो दी, उसकी वजह से आपको जो रेवेन्यू आ सकता था वो नहीं आया. उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप पहले लिखो, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं कि आपको पूरे एग्जांपल्स करते करते लॉजिक क्लियर हो जाएगा. बेटे आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं या बस बेटे अभी बेड में लेट के पढ़ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए यार. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. बेटे ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि बेस्ट तो आप ही करोगे ना भाई. एक ऑल्टरनेटिव है, जैसे आपके पास एक स्पेस है, अब आपके पास चॉइस है कि आप इस स्पेस में रेंट पे दे दें या अपना बिजनेस स्टार्ट करें.
अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि शायद बिजनेस में ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो बिजनेस स्टार्ट करना इन दैट स्पेस इज द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट डिसीजन, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बट जैसे ही आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके नेक्स्ट बेस्ट क्या होगा कि अगर हम रेंट में दे देते तो हमारे को 20,000 रुपये महीने का किराया आ जाता, अब नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना ही धंधा शुरू किया इन दैट स्पेस। सो मैंने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ लूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बिकॉज आप एक ही ऑप्शन कर सकते हैं, एक ही डिसीजन ले सकते हैं, एक ही प्लान कर सकते हैं। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वुड हैव बीन अर्न्ड, जो कमाई हो सकती थी इफ द ऑल्टरनेटिव डिसीजन हैड बीन मेड। अगर हम दूसरी डिसीजन लेते तो ये कमाई कर सकते थे, जो अब नहीं होगी, क्योंकि मैंने बेस्ट ऑप्शन लिया। उसको हम कहते हैं opportunity cost. It means the next best option which I could have done, but because of this option, because I am busy in this, I could not do that option, the next best option, and in that case the amount of revenue which I could have earned from that, now I will not be earning it because I am doing this, that something, that loss of revenue which I could have earned by doing the next best alternative is named as opportunity cost. एक बच्चा कहता है सर थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में करके बताएं। बिल्कुल बताऊंगा बेटे, मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल है कि एक मशीन में आप प्रोडक्ट नंबर X बना रहे थे। अब उस मशीन में 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो X बन सकता है या Y बन सकता है। अच्छा, जब आप X बना रहे थे तो X नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोडक्ट नंबर X एंड यू आर अर्निंग समथिंग। बट इफ you are producing X, you cannot produce product number Y, आप फिर Y नहीं बना सकते। अब मेरी बात समझ रहे हैं, अगर X बना रहे हो तो Y नहीं बना सकते। अच्छा, Y अगर नहीं बना सकते तो Y को बेच भी नहीं सकते। अच्छा, Y को बेच नहीं सकते तो Y से जो फायदा हो सकता था, जो बेनिफिट हो सकता था, वो नहीं होगा। उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने लिखा अ मशीन इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर X, द सेम मशीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर Y। अब वही मशीन प्रोडक्ट नंबर Y भी बना सकती है, विच कैन फेच यू 60,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, जो आपको 60,000 रुपए का प्रॉफिट दे सकती थी अगर आप प्रोडक्ट नंबर Y बनाते। बट आप X बना रहे हो, क्योंकि X बना रहे हो इसलिए वो 60,000 रुपए जो Y बना के मिलते, यू कुड नॉट अर्न दैट। दैट इज नेम्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक आपको बात थोड़ी सी तो क्लियर हो चुकी। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन इज 60,000. It means if I am producing product number X, so I should at least earn 60,000 and more than that. मैं 60 से ज़्यादा ही अर्न कर रहा हूँगा, तभी मैं प्रोडक्ट नंबर X बना रहा हूँ। बट जब मैं प्रोडक्ट नंबर X बना रहा हूँ उसी मशीन में, तो मैं प्रोडक्ट नंबर Y नहीं बना सकता। अगर मैं प्रोडक्ट नंबर Y नहीं बना सकता तो जो प्रोडक्ट नंबर Y से मैं पैसे पहले कमा रहा था वो नहीं आएंगे। तो मैं उस 60,000 को कहता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसा नहीं समझ आया तो छोड़िए जी, मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, नई बात से एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक देखिए, ये बबली है, ये बबली है बेटे। मैंने ना एक टाइमर बनाई है T0 T1। T0 में बबली खड़ी है, बबली बबली। हाँ बेटे, आपने मूवी देखी थी बंटी और बबली, मैंने कहा लेट इट बी बबली। बबली ने क्या किया, जेई का पेपर दिया, IIT क्लियर कर लिया, और वो बबली इज IIT इंजीनियर। जैसे उसका IIT क्लियर हुआ, उसने इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए, और इंटरव्यूज में एक कंपनी ने सिलेक्ट भी कर लिया, लेट इट बी TCS, और TCS ने बबली को ऑफर लेटर भी दे दिया। बबली उस ऑफर लेटर को लेकर डांस कर रही है, मैं पागल मैं पागल। डांस करते करते उसके मन में एक विचार आया, बेटे ऑफर लेटर में TCS ने उसको एनुअल पैकेज रखा था 80 लाख पर एनम का।
बड़ा बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। अगर आप सच में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ईमानदारी से समझना चाहते हैं तो आई विल गिव यू अ क्रिस्टल क्लियर आइडिया इन रिगार्ड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं एक रियल केस स्टडी आपके सामने लेकर आ गया हूं बंटी और बबली की। बबली आईटी इंजीनियर है। बबली ने अपने ऑफर लेटर ले लिया टीसीएस से। बबली को 18 लाख रुपए पर एनएम का ऑफर लेटर मिल गया। बबली मिठाइयां बांट रही है। बबली बहुत खुश है। अभी जैसे ही वो खुश है तो उसके अचानक एक मन में आया कि उसका एंट्रेंस टेस्ट IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस हो गया। देखिए बेटा, खुशियां एक तरफ से आ रही हैं। कितनी आ रही है? चारों तरफ से खुशियां आती जा रही है। एक तो उसका IIT क्लियर हो गया। अब उसने ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ एक पेपर दे दिया था एंट्रेंस, उसका IIM अहमदाबाद MBA कॉलेज में एडमिशन हो गया, मतलब पास हो गई। उसको लगा कि मैं अभी जॉब को स्टार्ट नहीं करती, लेट मी डू फर्स्टली MBA फ्रॉम IIM, क्योंकि बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, पहले 10 में आता है। तो बबली ने क्या किया, वो ऑफर लेटर में TCS ज्वाइन नहीं किया, 18 लाख की नौकरी को लात मार दी एंड शी हैज स्टार्टेड डूइंग MBA प्रोग्राम। और बेटे MBA भी कौन सा, रेगुलर वाला, और उसमें 2 साल का कोर्स है बेटे, MBA आपको पता ही है। और उसमें शी हैज टू पे एडमिशन फीस, शी हैज टू पे एग्जामिनेशन फीस, शी हैज टू पे बोर्डिंग फीस। अब हुआ क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। बबली ने IIM में एडमिशन ले लिया, 2 साल की डिग्री थी, MBA 2 इयर्स एंड 5 लाख रुपीज पर है ना। मैंने अज्यूम किया कि उसको 10 लाख रुपए 2 साल में देने थे। अब मैं आपसे पूछूं कि बबली को MBA करने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ी, तो आप बुद्धू हो गए तो आप बोलोगे 10 लाख। लेकिन आप में से ना एक बच्चा समझदार भी है, वो कहेगा सर 10 लाख नहीं, इट इज नॉट 10 lakhs, रादर इट इज 46 lakhs। सब बच्चे कहने लगे 46 lakhs। बेटे 10 लाख तो वो जो आपने कैश दिया, बबली ने IIM अहमदाबाद में दिया, और 36 लाख वो जो उसको पैसे मिल सकते थे अगर वो TCS ज्वाइन करती, बट वो अब नहीं मिलेंगे बिकॉज शी हैज स्टार्टेड MBA एंड दैट टू रेगुलर। इट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेटे बबली ने सोचा ही होगा ना कि भाई MBA करना एक बेस्ट ऑप्शन है, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था, TCS ज्वाइन करना। तो अब देखिए, मैंने आपके सामने फिर बबली की फोटो बनाई और मैंने कहा जी, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग MBA is not 10 lakhs, it is not 36 lakhs, rather it is 46 lakhs, because cost it can be divided into 2 parts. Cost to be incurred, it means she has to pay 10 lakh rupees as a fees, and opportunity cost, that is जो पैसे आने वाले थे लेकिन अब नहीं आएंगे। अगर वो TCS ज्वाइन कर लेती 2 साल के लिए तो उसको 18 लाख का पैकेज मिलता, अब नहीं मिलेगा। तो 36 लाख रुपए जो आने वाले थे अब नहीं आएंगे, प्लस 10 लाख और चले जाएंगे। तो मैं कहूंगा जो 36 लाख है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, द नेक्स्ट बेस्ट डिसीजन, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, ड्यू टू द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि बबली के पास 2 ऑप्शन है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में बेस्ट ऑप्शन उसने क्या किया, MBA ज्वाइन किया, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर बबली इज टू ज्वाइन TCS एज अ इंजीनियर। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। बेटे आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ अब हम बढ़ेंगे। मैं आज आपके सामने नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूंगा और उसका नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपको मालूम है हम अपना मोबाइल फोन रिप्लेस कर देते हैं, हम सब घर में वॉशिंग मशीन्स रिप्लेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज मशीनरीज को रिप्लेस कर देती हैं। इट मीन्स एवरीथिंग इज रिप्लेसमेंट। अगर आप देखें तो धीरे धीरे सब कुछ जैसे बदलता जा रहा है। पोस्ट कोविड सिनेरियो को देखें तो एवरीथिंग इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। Similarly, for a manufacturing entity, sometimes they have to find out the replacement cost. रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक अलग कंसेप्ट है। मैंने अभी तक जो बताया वो बताया रिप्लेसमेंट। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली, अर्जुन सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदलता जाएगा, एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड। Old machinery will be replaced with the new machinery. Old mobile phone will be replaced with the new mobile phone. Old employees will be replaced with the new employees.
हर चीज़ आपके नए थॉट्स आ रहे हैं, पुराने रिप्लेस हो जाते हैं। बट मैं भूपेश आनंद अब आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सपोज कर रहे हैं यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, नाउ बिकॉज दिस कॉस्ट विल ऑल्सो बी हेल्पिंग यू इन टेकिंग अ डिसीजन। आप एक कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, आप एक कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, और आप एक भले ज़माने में एक मशीन से प्रोडक्ट नंबर एक्स बनाते थे, कोविड सिनेरियो से पहले बनाते थे। आपके पास वो मशीन अभी भी है, अभी भी आप प्रोडक्ट नंबर एक्स बनाते ही हो। अब आपके पास एक ऑप्शन आई है पोस्ट कोविड सिनेरियो, कोविड खत्म होने के बाद, कि एक कस्टमर कहता है कि आप हमें प्रोडक्ट नंबर वाई बनाकर दे दीजिए। अब चांस की बात है कि वो प्रोडक्ट नंबर वाई उसी मशीन से बनेगा जिस मशीन से एक्स पहले बना करता था, या अभी भी बन रहा है ऐसा मान ले, कुछ नहीं। मतलब द पॉइंट इज either you are producing that existing product or you are not producing it, it hardly matters. The point is for the new offer that this existing machinery can be used. जो नया प्रोडक्ट, जो नया आपके पास ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में आप ये एग्जिस्टिंग मशीनरी को यूज कर सकते हैं जो आपके घर में ऑलरेडी यूज पड़ी है, जो आपकी फैक्ट्री में ऑलरेडी पड़ी है, आपने कुछ साल पहले खरीदी थी, उसमें प्रोडक्ट नंबर एक्स बनाया था, कोविड सिनेरियो से पहले प्रिपेयर किया था, उसके बाद आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन वो मशीन अभी भी है। अब आप उसको उसमें प्रोडक्ट नंबर वाई बना सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज हाउ यू विल कैलकुलेट दैट प्रोडक्ट नंबर वाई, हाउ टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल में ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट लेबर में ऐड कर दूंगा, बट मैं मशीन कॉस्ट कितनी ऐड करूं फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नंबर वाई, बिकॉज दैट मशीन इज नॉट अ न्यू मशीनरी, दैट इज अ एग्जिस्टिंग मशीनरी। तो आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये सोचेंगे कि अगर यही मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन, इसी हालत में अगर मैं आज मार्केट से खरीदने जाऊं तो कितने की मिलेगी, हाउ मच अमाउंट I have to pay for buying the same machinery, the same condition, the same manufacturer। मतलब यही मशीन मुझे कितने की मिलेगी, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट नंबर वाई की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एक बच्चों को नींद आ गई, उसने कहा जी प्रोडक्ट नंबर वाई की कॉस्ट कैलकुलेट क्यों करनी है, बिकॉज मुझे कस्टमर को बताना है कि हाउ मच विल बी द सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट होना जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट मुझे मटेरियल कॉस्ट ऐड करनी है, लेबर कॉस्ट ऐड करनी है, प्लस मुझे और भी कुछ ऐड करना है। क्या? मुझे मशीनरी, जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसकी कॉस्ट भी प्रोडक्ट नंबर वाई में ऐड करनी है, बट वो मशीनरी नई तो है नहीं, एग्जिस्टिंग मशीनरी है। तो मैं ये सोचूंगा कि यही मशीनरी अगर मैं स्पेसिफिकली इसी हालत में बाजार से खरीदने जाता तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते, उसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आप पहले लिखें कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन द करेंट मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट। आई थिंक मैंने एग्जांपल जो दिया आपको समझ आ गया कि एक्स वाई प्री कोविड, पोस्ट कोविड, नाउ आई वांट टू मैन्युफैक्चर वाई, देन द सेम मशीनरी, इफ आई कुड हैव, आई वुड हैव परचेज फ्रॉम द मार्केट, हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे। कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें मालूम है कि वो पूरी की पूरी एग्जिस्टिंग मशीनरी या प्रोडक्ट नंबर वाई में ख़त्म हो जाएगी, जितने भी उसके साल रह गए वो यूज़ हो जाएंगे प्रोडक्ट नंबर वाई में, तो हमें कितने पैसे देने पड़ते, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नंबर वाई। तो मैं कहूँगा दैट वैल्यू विच आई हैव टू पे फॉर बाइंग द सेम प्रोडक्ट, दैट इज नेम्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैंने बड़ी प्यारी सी एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है। एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्ट एक्स बना रहे, या एक्स बनाते थे, अभी भी वो मशीनरी है या बना रहे हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्स छोड़कर वाई बना रहे हैं, एक्स पहले बनाते थे या अभी भी एक्स बनेगा। सेम कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन केस सेम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इफ वी वर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, उसी तरह की मशीनरी अगर हम आज मार्केट से खरीदें तो हमारी जेब से कितने पैसे जाएंगे, हाउ मच अमाउंट वी वर सपोज टू पे। जैसे मान लेते हैं प्रोडक्ट नंबर एक्स बना रहे थे, वो मशीन नंबर जेड पे बन रहा था, अभी भी बना रहे हैं, बट अब मुझे वाई बनानी है, प्रोडक्ट नंबर वाई बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रोडक्ट नंबर वाई भी उसी मशीन जेड में ही बनेगा। मशीन जेड पुरानी है, 2 साल हो चुके हैं,
उसी हालत की मशीन अगर हम बाजार से खरीदे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बेटे बड़े प्यार से विकिपीडिया ने आपको बताया, बेटे मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और यही बात कर रहा हूं। द टर्म रिप्लेसमेंट कॉस्ट और द रिप्लेसमेंट वैल्यू रेफर्स टू द अमाउंट दैट एन एंटिटी कुड हैव टू पे टू रिप्लेस एन एसेट ऑफ द प्रेजेंट टाइम। उसी तरह का, उसी कंडीशन का, अकॉर्डिंग टू करंट वर्थ, दैट इज नेम्ड एज रिप्लेसमेंट वैल्यू। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। बेटे मैंने इसी तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बातें भी बताई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तो बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल्स आपको दिए, 3-4 एग्जांपल्स दिए और आपको बताया द अमाउंट यू कुड हैव अर्न फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, जो अब नहीं कर पाओगे, दैट इज नेम्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ दीज कॉस्ट विल बी हेल्पिंग अ मैनेजर इन टेकिंग द डिसीजंस। आप बताइए लॉजिकली, क्या मार्जिनल कॉस्ट, क्या डिफरेंशियल कॉस्ट हेल्प नहीं करेगी? क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हेल्प नहीं करेगी डिसीजन मेकर को? बिल्कुल करेगी। ही विल फाइंड आउट कि ये कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट, देन अकॉर्डिंगली ही कैन टेक द बेस्ट डिसीजन। तो दिस इज लेक्चर नंबर 9। बेटे लेक्चर नंबर 10 में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं, शट डाउन कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। अभी तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग चलेगी अभी बेटे, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है।